दोस्तों, क्या हो जब कोई शातिर विलन किसी बड़ी कंपनी के $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाए। पुलिस और कानून के हाथ तो बंधे हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर एंट्री होती है उनकी, जो कानून के दायरे में नहीं बल्कि ग्रे एरिया यानी काले और सफेद के बीच की धुंधली दुनिया में काम करते हैं। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे धांसू एक्शन थ्रिलर फिल्म इन द ग्रे। कहानी एक ऐसी टीम की है जो चोरों से भी बड़ी चोर है, लेकिन सिर्फ सच का साथ देने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत रिचर्ड के आलीशान ऑफिस से होती है। रेचल एक बेहद तेज तर्रार वकील है जो ताकतवर लोगों से बकाया रकम निकलवाने के लिए जानी जाती है, जहां से कहानी सीधे मैनी सालाजार के पैसों की वसूली की ओर बढ़ती है। रेचल के गुरु एक वरिष्ठ वकील ब्रैक्सटन मैनी सालाजार से $1 बिलियन वसूल कर गाड़ी में वापस आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी वॉल स्ट्रीट फाइनेंस कंपनी जिसका नाम स्पेंसर गोल्डस्टीन है, जिसकी हेड बॉबी शीन है, इस कंपनी ने एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर क्रिमिनल डिक्टेटर मैनी सालाजार को $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। सालाजार स्पेन के एक आलीशान आइलैंड पर अपनी प्राइवेट आर्मी और बिकाऊ पुलिस के दम पर राज करता है। जब पैसे चुकाने का समय आया तो सालाजार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया था। गाड़ी के अंदर बैठा है ब्रैक्सटन, जो रेचल का गुरु और एक बहुत ही शातिर सीनियर वकील है। उसने मैनी सालाजार को अपनी कानूनी चालों में ऐसा फंसाया कि वो पूरे $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए वापस लौटाने के लिए मान गया। ब्रैक्सटन यही काम करके वापस आ रहा होता है। वो लोग द्वीप छोड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सालाजार का खास आदमी ओल्सन गाड़ी से उतरकर किनारे चला जाता है। इसी दौरान ब्रैक्सटन गोल्डस्टीन की अधिकारी बॉबी को फोन करके बताता है कि पूरी रकम ब्याज समेत वापस मिल गई है। उधर ओल्सन चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। ब्रैक्सटन का बॉडीगार्ड खतरा भांप जाता है और हथियार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्सन उससे पहले ही गोली चलाकर उसे मार गिराता है। ब्रैक्सटन घबराकर कार में खुद को बंद करने की कोशिश करता है, मगर कार की चाबी पहले से ही ओल्सन के पास होती है। वो घायल गार्ड के पास जाता है और भी कहानी खत्म कर देता है। इसके बाद वो ब्रैक्सटन को भागने का मौका देता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। काम खत्म करने के बाद वो एक चेक निकालता है और सालाजार को फोन करता है। सालाजार साफ कह देता है कि वो गोल्डस्टीन का पैसा लौटाने वाला नहीं है, और अगर किसी ने दोबारा वसूली की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। उधर बॉबी अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी रेचल बिना अपॉइंटमेंट उसके सामने पहुंच जाती है। बॉबी उसे बताती है कि उसके पास मिलने का समय तय नहीं है, लेकिन रेचल कहती है कि गोल्डस्टीन की हालत ऐसी नहीं है कि अपॉइंटमेंट का इंतजार किया जाए। वो बॉबी को ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसने अपना काम ठीक से किया होता तो सालाजार को कभी कर्ज ही न दिया जाता। फिर रेचल दावा करती है कि वो पूरी रकम वापस ला सकती है। बॉबी जवाब देती है कि उसकी फीस बहुत ज्यादा है। रेचल कहती है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वरना उन्हें पूरा $1 अरब भूलना पड़ेगा। रेचल अपनी फीस के तौर पर वसूली गई रकम का 20% मांगती है। काफी बहस के बाद दोनों 10% पर सहमत हो जाते हैं। रेचल बॉबी से उसके बॉस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन बॉबी बताती है कि उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके बाद रेचल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेचल के भरोसेमंद साथी सिडनी और ब्रॉन्को उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। रेचल सालों से इनके साथ काम कर रही है और अपनी सुरक्षा के लिए इन्हीं पर भरोसा करती है। सालाजार कई नकली पहचान और गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। उसे घेरने के लिए कानूनी और गैर कानूनी दोनों रास्तों पर काम करना होगा। इसी वजह से रेचल ने अलग अलग टीमें तैयार कर रखी हैं। ब्रॉन्को एक्सट्रैक्शन और तोड़फोड़ वाले ऑपरेशनों की कमान संभालता है, जबकि सिड रिश्वत, जासूसी और गुप्त निगरानी में माहिर है। रेचल बताती है कि ब्रैक्सटन ने सालाजार की कुछ छिपी हुई संपत्तियों का पता लगा लिया था और उसी जानकारी के दम पर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अब उसकी लाश कहीं सुनसान जगह पर पड़ी हुई है। उनका मकसद सालाजार पर इतना दबाव बनाना है कि वो खुद बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। योजना के तहत सिड सऊदी अरब जाएगा, जबकि ब्रॉन्को रेचल के साथ रहेगा। इसके बाद रेचल और ब्रॉन्को सालाजार के वकील विलियम से मिलने पहुंचते हैं। रेचल झूठ बोलती है कि वो सालाजार के किसी कारोबार में निवेश करना चाहती है। विलियम को ब्रॉन्को की मौजूदगी कुछ अजीब लगती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर पास रखी एक मूर्ति से खेलने लगता है। रेचल सालाजार के बिजनेस पोर्टफोलियो में दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन विलियम को उसकी बातों पर शक होने लगता है। वह ब्रॉन्को से मूर्ति नीचे रखने के लिए कहता है। कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि दोनों किसी और मकसद से आए हैं। वह तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुला लेता है। गार्ड अंदर पहुंचते हैं, लेकिन ब्रॉन्को उन्हें सिर्फ 30 सेकंड शांत रहने की चेतावनी देता है और मना करने पर सिर उड़ा देने की धमकी भी देता है। स्थिति बिगड़ती देख विलियम गार्ड को पीछे हटने का इशारा करता है। तब रेचल खुलकर बताती है कि सालाजार गोल्डस्टीन का पैसा दबाकर बैठा है। उसे उसकी शेल कंपनियों और छिपी हुई संपत्तियों की पूरी जानकारी है। फिर भी विलियम किसी तरह की मदद करने से इनकार कर देता है और उन्हें ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह देता है। जाते समय रेचल अपना कार्ड छोड़ती है और कहती है कि बहुत जल्द उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसके बाद उनकी योजना का पहला चरण शुरू हो जाता है। ब्रॉन्को और बेकर सालाजार के द्वीप पर जाकर उसकी गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं। वहीं सिड सऊदी अरब में अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है।
सालाजार को 1,30,000 वर्ग फुट का होटल बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन वो नियम तोड़कर 1.5 लाख वर्ग फुट निर्माण कर रहा था। सिड गुमनाम सूचना देकर अधिकारियों को इसकी खबर पहुंचा देता है। नतीजा ये होता है कि निर्माण कार्य रोक दिया जाता है और सालाजार पर हर हफ्ते $40 लाख का जुर्माना लग जाता है। विलियम समझ जाता है कि इसके पीछे रेचल का ही हाथ है। इसके बाद सिड और गुच्ची सालाजार के स्टील प्लांट में अपना अगला दांव खेलते हैं। वहां वे एक कर्मचारी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। सिड बातचीत में उसे उलझा देता है, जबकि गुच्ची चुपके से उसकी कार में $25,000 रख देता है। फिर उससे 6 हफ्तों तक अंदर की जानकारी देने का प्रस्ताव रखा जाता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति विलियम को फोन करता है और बताता है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण स्टील का माल जब्त कर लिया गया है। रेचल बताती है कि 20,000 पाउंड स्टील रोक लिया गया है, जिसकी वजह से 2,000 कर्मचारी बिना काम के बैठे हैं और ये पूरा नुकसान सालाजार को हर हफ्ते करीब $50 लाख का पड़ रहा है। इसके बाद ब्रोंको और बेकर सालाजार के तेल रिग्स को निशाना बनाने के लिए द्वीप पर आगे बढ़ते हैं। वहीं उनकी मुलाकात जेवियर से होती है, जो इस मिशन में हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने वाला है। ब्रोंको तेल रिग में एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी पैदा कर देता है। इस छेड़छाड़ की वजह से $2 लाख की कीमत वाला ऑयल रिग पूरी तरह बेकार हो जाता है और उसे दोबारा चालू करने में कई महीने लगने वाले थे। इसके बाद सुरक्षा निरीक्षकों को भी गुप्त सूचना दे दी जाती है। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आती हैं। नतीजा ये होता है कि सालाजार को हर दिन करीब $5 लाख का नुकसान होने लगता है। उधर विलियम सीधे सालाजार से मिलने पहुंचता है। सालाजार गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है, क्योंकि हर दिन उसके लाखों डॉलर डूब रहे थे। विलियम बताता है कि इस पूरे खेल के पीछे रेचल और उसकी टीम का हाथ है। सालाजार तुरंत आदेश देता है कि रेचल को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन विलियम उसे ऐसा कदम उठाने से रोकता है। वो बताता है कि रेचल पहले से कानूनी सुरक्षा के दायरे में है। अगर उसे मामूली चोट भी पहुंची तो दर्जनों वकील उनके पीछे पड़ जाएंगे और फिर वे ऐसे कानूनी जाल में फंस जाएंगे जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होगा। विलियम कहता है कि फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा लगातार हो रहा आर्थिक नुकसान है, इसलिए सबसे समझदारी भरा कदम रेचल को $300 मिलियन का प्रस्ताव देना होगा। उसका मानना था कि इससे बेहतर समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उनका बाकी सारा साम्राज्य वुल्फ गैंग ने इतनी सफाई से छिपा रखा है कि रेचल कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्रोंको पहले ही विलियम के ऑफिस में एक डिवाइस लगा चुका है। उसी डिवाइस की मदद से टीम वुल्फ गैंग तक पहुंचने में सफल हो जाती है। वुल्फ गैंग सालाजार का मुख्य अकाउंटेंट था। उसके सभी वित्तीय रिकॉर्ड और गुप्त खातों की जिम्मेदारी उसी के पास थी। वही सालाजार की दौलत को शेल कंपनियों और अलग अलग संपत्तियों में छिपाकर रखता था, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियों के लिए उन पैसों का पता लगाना लगभग असंभव था। अब टीम का अगला लक्ष्य वुल्फ गैंग के सिस्टम तक पहुंचना था, ताकि उसकी छिपी हुई जानकारी हासिल करके सालाजार पर दबाव बनाया जा सके। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि वुल्फ गैंग को पुराने दौर की मूर्तियां इकट्ठा करने का शौक है। इसी जानकारी का फायदा उठाने के लिए सिड उसकी एक निजी पार्टी में पहुंच जाता है। वहां बैकगैमन का खेल चल रहा होता है। सिड भी खेल में हिस्सा लेता है, लेकिन वुल्फ गैंग का एक साथी नोटिस करता है कि सिड जीतने के बावजूद कभी पैसे नहीं लेता। यह बात वुल्फ गैंग की दिलचस्पी बढ़ा देती है। वो खुद सिड को मुकाबले की चुनौती देता है। दोनों के बीच खेल शुरू होता है। सिड लगातार जीतता है, लेकिन एक भी डॉलर लेने से इनकार कर देता है। फिर सही समय देखकर वो जानबूझकर एक बाजी हार जाता है। जब भुगतान की बात आती है तो वो कहता है कि उसके पास नकद नहीं है, लेकिन वो अपने निजी संग्रह की एक खास वस्तु उसे दे सकता है। वुल्फ गैंग ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। उसे एक दुर्लभ मूर्ति दी जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस मूर्ति में निगरानी उपकरण छिपा हुआ है। उसी डिवाइस की मदद से टीम उसके सिस्टम तक पहुंच बना लेती है। सबसे पहले वे उसकी कुछ संपत्तियों को फ्रीज करवा देते हैं। मामला अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत का फैसला भी सालाजार के खिलाफ जाता है। इसके बाद विलियम रेचल को फोन करता है। वह उसे $300 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन रेचल साफ शब्दों में उसे ठुकरा देती है। वो कहती है कि अब वह सीधे सालाजार से मिलना चाहती है। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। फिर रेचल अपनी टीम को संपर्क करती है। वह बताती है कि जल्द ही सालाजार अपने द्वीप पर मुलाकात तय करेगा। अब समय आ गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी व्यवस्था तैयार कर ली जाए। योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया जाता है। सिड और गुच्ची द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जबकि ब्रोंको पहले से अपनी टीम के साथ वहां मौजूद था। बेकर विस्फोटकों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मोरेनो जमीनी परिवहन का प्रभारी था और डन हवाई संचालन की कमान संभाल रहा था। उन सभी का मुख्य उद्देश्य किसी भी हालत में रेचल को सुरक्षित द्वीप से बाहर निकालना था। ब्रोंको उन्हें अपने गुप्त वेयरहाउस में ले जाता है। जेवियर पहले ही वहां हथियारों और विस्फोटकों का इंतजाम कर चुका था। उनके पास कारें, बाइक, ड्रोन और यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। इस वेयरहाउस को चुनने की खास वजह वहां मौजूद पुराने भूमिगत सुरंगों का जाल था। मुश्किल वक्त में ये सुरंगें उनकी जान बचा सकती थीं। संभावना थी कि रेचल की मुलाकात या तो विला में होगी या फिर होटल में। अगर मीटिंग होटल में होती है तो उन्हें रेचल को निकालकर विला तक पहुंचाना होगा और वहां से उसे सुरक्षित द्वीप से बाहर ले जाना होगा। होटल से बाहर निकलने का केवल एक ही भरोसेमंद रास्ता था। अगर मुलाकात विला में होती है तो वे गायरोकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे,
क्योंकि उन्हें आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उनके पास एक और विकल्प बचता था, जिसे वे वेस्ट इवैक्यूएशन रूट कहते थे। इसलिए सभी को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ताकि जरूरत पड़ते ही वे कुछ ही मिनटों में द्वीप छोड़ सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूरा द्वीप सालाजार के नियंत्रण में था। उसके पास प्रशिक्षित हत्यारों की निजी सेना मौजूद थी, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी उसके प्रभाव में काम करती थी। टीम को पुलिस स्टेशन की पूरी जानकारी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती। इसलिए उन्होंने जेल से बचाव और निकासी की योजना भी तैयार करनी शुरू कर दी। उधर गुच्ची, डन और बेकर नॉर्थ इवैक पॉइंट की जांच के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि ब्रोंको, मोरेनो और सिड होटल से इवैक्यूएशन पॉइंट तक का सबसे तेज रास्ता तय करने लगते हैं। इसी दौरान वे बाइक पर अपना पहला टेस्ट रन शुरू करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस उनकी बाइक के पीछे पड़ जाती है, लेकिन शुरुआत में टीम उनसे काफी आगे बनी रहती है। फिर वे अचानक एक भूमिगत रास्ते में घुस जाते हैं और पुलिस उनका पीछा करते करते उन्हें खो बैठती है। इसके बाद वे अगले इवैक्यूएशन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां उनके लिए एक गायरोकॉप्टर तैयार रखा गया था। योजना के अनुसार उसे सिर्फ 3 मिनट के भीतर उड़ान के लिए तैयार करना था। टीम बार बार इसकी प्रैक्टिस शुरू करती है, लेकिन इतने कम समय में सब कुछ संभालना लगभग असंभव लग रहा था। फिर भी सिड कहता है कि उनके पास यही एक विकल्प है और किसी भी कीमत पर इसे सफल बनाना होगा। इसके बाद वे वेस्ट इवैक रूट की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता विला से होकर जंगल के बीच निकलता था, लेकिन यही मार्ग सबसे खतरनाक भी था, क्योंकि रास्ते में एक गहरी खाई पार करनी पड़ती थी। उस खाई को पार करने के लिए वे जिपलाइन का इस्तेमाल करने वाले थे और दूसरी तरफ पहुंचकर तुरंत वाहनों से निकल जाना था। बाकी सभी योजनाओं की तरह यहां भी सटीक टाइमिंग बेहद जरूरी थी, इसीलिए वे लगातार अभ्यास करने लगते हैं। टीम निशानेबाजी की ट्रेनिंग भी करती है, साथ ही दुश्मनों को रोकने के लिए कई जाल तैयार किए जाते हैं। ब्रोंको बताता है कि रास्ते में एक संकरा मोड़ आएगा और विरोधियों को भटकाने के लिए वही सबसे सही जगह होगी। वहां एक बड़ा गड्ढा खोदकर जाल बिछाने की योजना बनाई जाती है। उम्मीद थी कि पीछा कर रही गाड़ियों में से कम एक उसमें फंस जाएगी और उसके बाद बाइक सवार बाकी दुश्मनों को संभाल लेंगे। सबसे मुश्किल हिस्सा होटल से विला तक का सफर होने वाला था। अगर रास्ते में कहीं रुकना पड़ा तो स्थिति बिगड़ सकती थी। ऐसी हालत में गुच्ची का ड्रोन लगातार निगरानी करेगा, जबकि बाकी सदस्य आसपास मौजूद रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। टीम के लोगों की संख्या बहुत कम थी और पूरा द्वीप सालाजार के नियंत्रण में था, इसलिए उनके पास कोई विशेष बढ़त नहीं थी। उन्हें इतना अभ्यास करना था कि हर योजना उनकी आदत बन जाए। साथ ही उन्हें सालाजार से हमेशा 2 कदम आगे रहना था। इसी मकसद से उन्होंने उसके पेंटहाउस में निगरानी उपकरण लगाने का फैसला किया। सबसे पहले टीम होटल के सभी निकास मार्गों का निरीक्षण करती है। इसके बाद सिड और ब्रोंको अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रोंको अचानक दौरे का नाटक करने लगता है। इस अफरा तफरी में वो रिसेप्शनिस्ट से मास्टर की चुरा लेता है। उधर गुच्ची सुरक्षा कैमरों को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। मौका मिलते ही दोनों पेंटहाउस तक पहुंच जाते हैं। वे पूरे कमरे में निगरानी उपकरण लगा देते हैं, साथ ही सभी संभावित निकास मार्गों की भी जांच कर लेते हैं। काम पूरा होने के बाद ब्रोंको कहता है कि अब पुलिस स्टेशन की बारी है। मोरेनो पुलिस की गाड़ियों पर इंजन डिसेबल करने वाले उपकरण लगा देता है। सिड कहता है कि अब उन्हें किसी तरह स्टेशन के अंदर पहुंचना होगा। कुछ समय बाद सिड और ब्रोंको एक बाजार में घूम रहे होते हैं। वहां उन्हें कई पुलिस अधिकारी दिखाई देते हैं। सिड शराब पीता है और खुद पर भी शराब उड़ेल लेता है। फिर वो जानबूझकर हंगामा करना शुरू कर देता है और आखिर में एक पुलिस अधिकारी के जूते पर पेशाब कर देता है, जिसके बाद पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। उधर रेचल फोन करके ब्रोंको से हालात की जानकारी लेती है। वो बताती है कि वुल्फ गैंग से उसे और भी अहम जानकारी मिली है। उसने उसके निजी जेट और लग्जरी बोट से जुड़ी टैक्स धोखाधड़ी का पता लगा लिया है। मामला एक बार फिर अदालत में पहुंचता है और जज दोनों संपत्तियां जब्त करने का आदेश दे देता है। यह सुनकर सालाजार बुरी तरह भड़क उठता है, लेकिन विलियम उसे भरोसा दिलाता है कि अगली सुनवाई में सब वापस मिल सकता है। हालांकि सालाजार अब अदालतों के चक्कर नहीं लगाना चाहता था। वो विलियम को रेचल के साथ द्वीप पर सीधी मुलाकात तय करने का आदेश देता है। अगली सुबह सिड जेल से बाहर निकलता है। बाहर ब्रोंको पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। सिड बताता है कि परिसर में कई कैमरे लगे हुए हैं और वहां लगभग 30 सशस्त्र गार्ड तैनात हैं, लेकिन उसने अंदर मौजूद हथियारों की जानकारी भी जुटा ली है। साथ ही एक गुप्त निकास मार्ग का पता भी लगा लिया है। अंदर जाते समय उसने सुरक्षा संचार के सिग्नल भी रिकॉर्ड कर लिए थे। अब ब्रोंको और सिड विला में घुसने की योजना पर चर्चा करने लगते हैं। तभी गुच्ची उनके पास आता है और बताता है कि कोई मेहमान उनसे मिलने आया है। वो मेहमान और कोई नहीं बल्कि ओल्सन था। इसके साथ ही योजना का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। उधर रेचल आखिरकार मुलाकात के लिए द्वीप पर पहुंच जाती है। उसे एक डिब्बा दिया जाता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक घड़ी रखी होती है। उसे बताया जाता है कि इस घड़ी में एक आपातकालीन बटन लगा है। अगर वो कभी मुसीबत में फंस जाए तो बस ये बटन दबाना होगा। वो जहां भी होगी टीम उसे ढूंढ निकालेगी। ये देखकर रेचल को वो समय याद आता है जब उसने चियांग माई की जेल से ब्रोंको और सिड को बाहर निकाला था। कुछ देर बाद रेचल को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन सिड उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह सुरक्षित तरीके से बेस तक पहुंच जाती है, जहां बाकी पूरी टीम उसका स्वागत करती है। दूसरी तरफ सालाजार भी मीटिंग के लिए अपने होटल पहुंच चुका था।
वो लोग $400 मिलियन पर समझौता करने की सोच रहे थे, लेकिन गुच्ची उनकी बातचीत सुन लेता है और तुरंत ये जानकारी रेचल तक पहुंचा देता है। कुछ देर बाद रेचल, विलियम और उसके साथी पेंट हाउस में पहुंचते हैं, जहां जल्द ही सालाजार भी उनके साथ आ बैठता है। सबसे पहले विलियम $350 मिलियन का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रेचल बिना सोचे समझे उसे ठुकरा देती है। तब सालाजार खुद $400 मिलियन की पेशकश करता है और कहता है कि यही उसका अंतिम प्रस्ताव है। वो आरोप लगाता है कि रेचल ने उसकी निजी संपत्तियों को निशाना बनाकर हद पार कर दी है। उसके जहाज और विमान उसके व्यक्तिगत संसाधन थे और उसे सिर्फ कारोबारी मामलों तक सीमित रहना चाहिए था, लेकिन रेचल शांत स्वर में जवाब देती है। वह कहती है कि उसने तो मामला आसान बना रखा है, क्योंकि वो केवल वही पैसा मांग रही है जो सालाजार ने लिया था। रेचल कहती है कि उसने अभी तक ब्याज और अतिरिक्त नुकसान की रकम भी नहीं जोड़ी है। ये सुनकर सालाजार मुस्कुराता है। वो कहता है कि अब रेचल अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है और अब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो उसे ऑफर स्वीकार करके यहां से चले जाने को कहता है, लेकिन रेचल बिना कोई समझौता किए वहां से उठकर चली जाती है। बाहर आने के बाद वो अपनी टीम से बात करती है। वह बताती है कि फिलहाल उनके पास दबाव बनाने के लिए कोई नया हथियार नहीं बचा है। इसके बाद उसका बियर पीने का मन करता है और वो पास के एक बार में रुकने का फैसला करती है। ब्रोंको बताता है कि उसने पहले से ही उसके लिए टेबल रिजर्व कर रखी है। उधर गुच्ची अपना ड्रोन आसमान में भेज देता है, जबकि बाकी टीम आसपास तैनात होकर निगरानी करती रहती है। कुछ ही देर में गुच्ची कई संदिग्ध लोगों को कैफे की तरफ बढ़ते हुए देखता है। जल्द ही सालाजार के 2 आदमी अंदर पहुंच जाते हैं। 2 लोग पीछे के रास्ते से बार में घुसते हैं और 2 अन्य बाहर बैठकर नजर रखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेकर और बाकी सदस्य पूरे इलाके को कवर कर लेते हैं। ब्रोंको आराम से वेटर से एक तौलिया उठा लेता है। उसी समय सिड पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। बाकी सभी लोग भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। बार के अंदर मौजूद दोनों हमलावर हथियार निकालने लगते हैं, लेकिन ब्रोंको उन्हें पहले ही ढेर कर देता है। उधर सिड और बेकर बाकी दोनों आदमियों को खत्म कर देते हैं। बाहर भी गोलियों की आवाज गूंजने लगती है, लेकिन रेचल की टीम तेजी से हालात पर नियंत्रण पा लेती है। ब्रोंको सबसे पहले बाहर निकलने का रास्ता साफ करता है। इसके बाद रेचल को सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया जाता है। फिर वे लोग वहां से तुरंत निकल जाते हैं और बाकी साथियों को रास्ता साफ रखने का आदेश देते हैं। कुछ देर बाद ओल्सन को खबर मिलती है कि उसके सभी 14 आदमी मारे जा चुके हैं। इसके बाद सालाजार विलियम से फोन पर बात करता है। विलियम इस हमले से पूरी तरह अनजान था। वो समझ जाता है कि सालाजार सीधे रेचल के जाल में फंस गया है। वो कहता है कि अगर रेचल पर हमला हुआ तो अदालत से तुरंत आदेश निकल जाएगा और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। असल में रेचल की योजना सफल हो चुकी थी। वुल्फ गैंग ने अपनी संपत्तियां इधर उधर करना शुरू कर दिया था और इसी दौरान टीम को उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। अब वे उसकी कमाई के हर रास्ते को बंद करने लगते हैं। रेचल अपनी टीम से कहती है कि अब खेल उनके हाथ में है और उसके वकील सालाजार को पूरी तरह निचोड़ देंगे। जल्द ही मामला फिर अदालत पहुंचता है, जहां लगातार फैसले रेचल के पक्ष में आते हैं। धीरे धीरे सालाजार का पूरा बिजनेस कमजोर पड़ने लगता है। उसकी स्टार्टअप से लेकर शेल कंपनियां तक प्रभावित होने लगती हैं। आखिरकार लोग वुल्फ गैंग के ऑफिस में छिपे डिवाइस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सालाजार मजबूर होकर एक और मुलाकात के लिए तैयार हो जाता है। रेचल अपनी टीम के साथ होटल पहुंचती है। वो साफ कहती है कि उसे मरवाने की कोशिश उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसे पूरा पैसा लौटाना ही होगा, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगी। सालाजार $800 मिलियन देने की पेशकश करता है, लेकिन इस बार रेचल मानने वाली नहीं थी। वो कहती है कि अगर उसने दोबारा चाल चली तो वो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगी और जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया है वे सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। रेचल की बात सुनकर सालाजार प्रभावित हो जाता है। आखिरकार वो पूरी रकम लौटाने के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि वो अपनी जब्त की गई चीजें वापस मांगता है। रेचल उसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सालाजार विलियम पर भड़क उठता है। वो उसे इस हालात का जिम्मेदार ठहराता है और उसी समय नौकरी से निकाल देता है। उधर रेचल बॉबी को फोन करती है। वो बताती है कि मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन पैसा मिलते ही जहाज और विमान वापस करने होंगे। बॉबी भी इस बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं। रेचल सऊदी अरब में रह रही होती है, क्योंकि उसे अब तक उसकी फीस नहीं मिली थी। एक दिन अचानक उसे अपनी तरफ आती एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। वो तुरंत अपने गार्ड को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसका गार्ड मृत पड़ा होता है। घबराकर वो वापस अंदर भागती है, लेकिन वहां उसका एक और साथी भी मरा हुआ मिलता है। कुछ ही पलों बाद सालाजार के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। उनका मकसद रेचल का अपहरण करना था। मजबूर होकर रेचल उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी घड़ी में लगे इमरजेंसी बटन को दबा देती है। उधर बॉबी अपने ऑफिस में कसरत कर रही होती है। तभी ब्रोंको और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने देखकर बॉबी बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देती है, लेकिन टीम साफ कह देती है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रोंको उसे बताता है कि सालाजार ने रेचल का अपहरण कर लिया है और इस पूरी स्थिति की जिम्मेदार वही है।
बॉबी सफाई देते हुए कहती है कि संपत्तियां वापस कराने की प्रक्रिया काफी जटिल है और उसमें थोड़ा समय लग रहा है। वो दावा करती है कि जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, सालाजार को उसकी चीजें वापस मिल जाएंगी और रेचल को भी उसका पैसा दे दिया जाएगा। यह सुनकर ब्रोंको हैरान रह जाता है। उसे पहली बार पता चलता है कि रेचल को अब तक भुगतान ही नहीं मिला। सिड गुस्से में बॉबी को चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ रेचल को एक जेलनुमा ठिकाने पर कैद करके रखा गया था। सालाजार उससे मिलने पहुंचता है। वो आरोप लगाता है कि रेचल ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन रेचल पलटकर जवाब देती है। वो कहती है कि उसके साथ भी विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उसे अब तक उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिला। सालाजार को यकीन था कि रेचल को बंधक बनाकर वो अपना सब कुछ वापस हासिल कर सकता है, लेकिन रेचल उसे बताती है कि गोल्डस्टीन वालों को उसकी कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर सालाजार और भड़क जाता है। वो धमकी देता है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो रेचल के टुकड़े करके उनके ऑफिस भेज देगा। वो अहंकार से कहता है कि ये उसका द्वीप है, यहां उसके नियम चलते हैं और उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ पूरी टीम सक्रिय हो चुकी थी। उन्होंने अपने पुराने रेस्क्यू प्लान को दोबारा लागू कर दिया और अब उनका एकमात्र लक्ष्य रेचल को सुरक्षित बाहर निकालना था। जेवियर उन्हें बताता है कि सालाजार ने सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद टीम पीछे हटने के मूड में नहीं थी। वे सभी पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ जाते हैं। योजना यह थी कि रेचल को छुड़ाकर गायरोकॉप्टर के जरिए द्वीप से बाहर निकाला जाए। कुछ ही देर में वे स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद हथियारों पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद कई गार्डों को निहत्था कर दिया जाता है और आखिरकार रेचल को आजाद करा लिया जाता है। लेकिन जल्द ही और पुलिसकर्मी वहां पहुंचने लगते हैं। टीम तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर चारों ओर से पुलिस उन्हें घेर लेती है। ऐसी स्थिति में उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसी दौरान बेकर पीछे की तरफ एक बड़ा विस्फोट कर देता है। धमाके से भागने का रास्ता बन जाता है। टीम मौके का फायदा उठाती है और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद ओल्सन सालाजार को खबर देता है कि रेचल उनके हाथ से निकल चुकी है। सालाजार तुरंत आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें रोका जाए। इसके बाद पीछा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन बेकर रास्ते में कई पुलिस वाहनों को विस्फोट से उड़ा देता है। दुश्मनों में से एक व्यक्ति ग्रेनेड से लैस ड्रोन भी तैनात कर देता है। टीम किसी तरह गायरोकॉप्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी ड्रोन से गिराया गया ग्रेनेड उनके वेयरहाउस पर आ गिरता है। भयानक धमाके में पूरा वेयरहाउस तबाह हो जाता है और डन की भी मौत हो जाती है। यह नुकसान टीम के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। हालांकि टीम मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेलने में सफल हो जाती है। लड़ाई के बीच ब्रोंको घोषणा करता है कि अब उनके पास केवल वेस्ट इवैक रूट ही बचा है। इसके बाद वे उसी दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे दुश्मनों की पूरी फौज लगी हुई थी। कुछ समय बाद वे उस संकरे इलाके तक पहुंचते हैं जहां पहले से जाल बिछाया गया था। तभी पीछे से बाइक सवार हमलावर भी पहुंच जाते हैं और लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ब्रोंको गाड़ी से उतरकर जाल सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में तंत्र फंस जाता है। कुछ सेकंड के लिए हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। फिर आखिरी क्षण में जाल खुल जाता है और पीछा कर रही एक गाड़ी सीधे गड्ढे में गिर जाती है। इससे दुश्मनों की रफ्तार टूट जाती है। टीम नीचे उतरकर बाकी हमलावरों पर जवाबी हमला करती है और रास्ता साफ करके आगे निकल जाती है। ओल्सन को इस विफलता की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसके पास अभी भी 70 से ज्यादा हथियारबंद लोग मौजूद थे। कुछ समय बाद टीम विला तक पहुंच जाती है। गुच्ची तुरंत अपना ड्रोन उड़ाकर दुश्मनों की स्थिति का पता लगाने लगता है। इसके बाद हर तरफ जाल बिछाए जाते हैं और आने वाले सैनिकों पर गोलियां बरसाई जाने लगती हैं। उधर बेकर पूरे विला में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर देता है। तैयारी पूरी होने के बाद वो सुरंग का रास्ता खोलने निकल पड़ता है, जबकि बाकी सदस्य दुश्मनों को रोके रखते हैं। इसी दौरान गुच्ची सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ जाकर जिपलाइन तैयार कर देता है। बेकर भी विस्फोटकों के साथ अपनी अंतिम स्थिति ले चुका था। टीम धुएं वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है और विला से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तब तक दुश्मनों की सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सभी लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बेकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि वो पीछे रुककर उनका रास्ता साफ करेगा। ब्रोंको उसे ज्यादा देर तक न रुकने की सलाह देता है और बाकी टीम को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में पूरा विला दुश्मनों से भर जाता है, लेकिन बेकर लगातार मुकाबला करता रहता है। आखिर में वो ब्रोंको से रेचल को सुरक्षित ले जाने के लिए कहता है और फिर विस्फोटकों को सक्रिय कर देता है। भयानक धमाके के साथ पूरा विला हवा में उड़ जाता है। उधर बाकी सभी सदस्य सफलतापूर्वक जिपलाइन तक पहुंच जाते हैं। रेचल जिपलाइन के जरिए दूसरी तरफ जाने की तैयारी करती है। वहीं सिड लगातार दुश्मनों पर गोलियां बरसाता रहता है। आखिरकार पूरी टीम सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन तभी ओल्सन एक हेलीकॉप्टर में उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। वो ऊपर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। सिड अपनी शानदार ड्राइविंग से सभी को बचाते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद वे एक पुराने शेड के अंदर पहुंच जाते हैं।
यहीं ब्रॉन्को अपना रॉकेट लॉन्चर निकालता है। जैसे ही ओल्सन का हेलीकॉप्टर उनकी रेंज में आता है, वे तुरंत मिसाइल दाग देते हैं। अगले ही पल हेलीकॉप्टर हवा में जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इसके बाद टीम समुद्र किनारे मौजूद अपनी नाव तक पहुंचती है। ब्रॉन्को गुच्ची और मोरेनो को रेचल को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि उनका एक अधूरा काम अभी बाकी है, जिसे पूरा करना जरूरी है। आखिरकार रेचल सुरक्षित वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद एक सुबह रेचल बॉबी से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है। वह बताती है कि उसकी अपने बॉस के साथ मीटिंग हो चुकी है और आखिरकार उसे उसकी पूरी फीस मिल गई है। हालांकि उसका बॉस इस पूरे सालाजार मामले से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हालात जरूरत से ज्यादा बिगड़ चुके थे। बॉबी कहती है कि सालाजार अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा और शायद वो हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल सिड और ब्रॉन्को वापस लौट गए थे और उन्होंने सालाजार का अपहरण कर लिया था। वे उसे सीधे उसके होटल से उठाकर ले गए। रेचल बॉबी को याद दिलाती है कि उसकी लालच ने ही ये सब किया। अगर उसने समझौते का सम्मान किया होता तो बात यहां तक कभी नहीं पहुंचती। दरअसल बॉबी ने सालाजार के सारे पैसे और एसेट्स खुद दबा लिए थे और रेचल को खाली हाथ छोड़ दिया था। इसके अलावा बॉबी की कंपनी ने सालाजार जैसे खूंखार क्रिमिनल को जो $1 बिलियन का लोन दिया था, वो कोई कानूनी लोन नहीं था। बॉबी खुद एक बहुत ही भ्रष्ट और अवैध तरीके से पैसे का हेरफेर करने वाली शेडी बैंकिंग एग्जीक्यूटिव थी, जिसने अपनी कंपनी के काले कारनामों को छिपाने के लिए रेचल की टीम का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया था। वो कहती है कि बॉबी ने लालच में आकर उसे धोखा दिया और उसे बेवजह इस मुसीबत में धकेल दिया। लेकिन अब सिड और ब्रॉन्को इस मामले को अपने तरीके से संभाल रहे हैं और इसकी कीमत बॉबी को चुकानी पड़ेगी। बॉबी जवाब देती है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत या दबाव नहीं है, लेकिन सच ये था कि स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। बहुत जल्द सालाजार पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका था। वो गोल्डस्टीन के खिलाफ गवाही देने वाला था कि कंपनी एक आपराधिक संगठन को फंडिंग करती रही है। रेचल बॉबी से कहती है कि अगर उसके ऑफिस का फोन बजा तो समझ लेना कि इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी उसी के सिर आने वाली है। इतना कहकर रेचल वहां से चली जाती है और उसके जाने के कुछ ही क्षण बाद फोन की घंटी बज उठती है। यहीं पर 2026 की फिल्म इन द ग्रे की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको इन द ग्रे की ये जबरदस्त कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही नई और रोमांचक हॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।